जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9th के विषय विज्ञान के मॉडल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 सेट 2 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। सेक्शन ए में आपके टोटल 10 मार्क्स है। इसमें जो है आपका टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 10 मार्क्स हो जाएगा आपका। इसका पहला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक लिखें तथा उसे परिभाषित करें। इसका आंसर होगा शक्ति। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अतः कार्य व समय के अनुपात को शक्ति कहा जाता है। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है अथवा जूल प्रति सेकंड होता है। और हम लोग जो है वाट को कैसे परिभाषित करेंगे, क्योंकि शक्ति का एसआई मात्रक लिखना है और उसे परिभाषित करना है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, अब वाट को परिभाषित करना है। तो यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति 1 वाट होती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। इसका आंसर होगा 1 सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या या फिर 1 सेकंड में कुल दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। और अगर आपको आवृत्ति का सूत्र पूछा जाए तो उसे हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और वो इक्वल टू होता है 1/t का। v हमारा आवृत्ति है और t आवर्तकाल है। आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है और आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अवगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अवगाद्रो संख्या का मान 6.022 इंटू 10 के पावर में 23 होता है। चौथा क्वेश्चन है, मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा कि किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे कैपिटल लेटर m से प्रदर्शित किया जाता है और m बराबर होता है स्मॉल m/n, जहां पर स्मॉल m हमारा जो है पदार्थ की मात्रा ग्राम में होती है और स्मॉल n बराबर होता है हमारा पदार्थ के मोलों की संख्या को कहते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। आपको सिर्फ पूछा गया है कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो आपको उत्तर देना है किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं और इसे कैपिटल लेटर m से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैनाल किरणें क्या है। तो इसका आंसर होगा कि ई गोल्डस्टीन ने सन 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। कैनाल किरणें धनावेशित विकिरण है जो एनोड से कैथोड की ओर जाती है। इन्हें एनोड किरणें भी कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है हमारा, 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा कि छोटी माता, चेचक और हैजा जो है संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, समस्या विहीन होना ही स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। इसका जो है और एक डिफिनेशन है, किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। सेक्शन बी में भी आपका जो टोटल 7 प्रश्न है, इसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 3-3 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 15 मार्क्स हो जाएगा आपका। इसका पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए तथा उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा कि किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण से होती है, उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। और गतिज ऊर्जा का हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अर्थात हमारा जो गतिज ऊर्जा है वो 2 कारकों पर निर्भर करेगा। पहला m जो कि वस्तु का द्रव्यमान होता है, और दूसरा v जो कि वस्तु का वेग होता है। हमारा गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के डायरेक्टली यानी अनुक्रमानुपाती होता है, और हमारे वेग का अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में होता है। अर्थात अगर हम लोग द्रव्यमान को दोगुना करेंगे तो हमारा जो है गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगा, लेकिन अगर वेग को दोगुना करेंगे तो हमारा जो है गतिज ऊर्जा 2 × 2 यानी 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुदैर्ध्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगे संचरित होती है तो माध्यम के कण के तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, तब इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है। दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग, उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इसके उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे प्रकाश, उष्मा आदि अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मोल में बदले। पहला है ए नंबर में 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को, बी नंबर है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मोल में बदलना है। तो इसका आंसर होगा 12 ग्राम O2 गैस को हमको मोल में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक पदार्थ के 1 मोल में
पदार्थ में मौजूद सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान होता है। O2 का परमाणु द्रव्यमान हमारा 32 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु में 16 परमाणु द्रव्यमान होते हैं। मोलर द्रव्यमान बराबर होता है हमारा ऑक्सीजन के एक मोल में परमाणु द्रव्यमान। तो हमारा जो है ऑक्सीजन यानी O2 यानी यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, यानी एक परमाणु का भार हमारा जो है 16 होता है, यानी 2 परमाणु का भार हो जाएगा 32 ग्राम, यानी और दिया गया द्रव्यमान हमारा जो है 12 ग्राम दिया गया है यहाँ पर 12 ग्राम। और ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान होता है हमारा 32 और मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो मोल बराबर हो जाएगा हमारा द्रव्यमान जो है 12 ग्राम दिया गया है और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 32 होता है, यानी 12 बटे 32। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है 0.375 हमारा आंसर आएगा। इसीलिए ऑक्सीजन के 12 ग्राम में 0.375 मोल होता है। अगला है हमारा 22 ग्राम CO2 को मोल में बदलना है। तो इसका मोलर द्रव्यमान पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। तो CO2 के एक मोल में जो है C एक है, यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन 2 है, यानी 16 इंटू 2 करेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो है टोटल 44 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान आएगा। और द्रव्यमान हमारा जो है 22 ग्राम दिया हुआ है और मोल बराबर होता है हमारा जो है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 मोल इसका आंसर होगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम में 1/2 मोल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है 10 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा। तो 1 मोल जल का द्रव्यमान जो है यानी जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है और 1 मोल जल का द्रव्यमान हमारा जो है 18 ग्राम होता है। इसको कैसे निकालेंगे तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु है और एक परमाणु का द्रव्यमान हमारा 1 होता है, यानी 2 परमाणु का द्रव्यमान 1 गुने 2 हो जाएगा। और हमारा ऑक्सीजन का एक परमाणु है, यानी एक परमाणु ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है 16 होता है। इसको गुना करके जब जोड़ेंगे तो हमारा 18 ग्राम 1 मोल जल का द्रव्यमान निकलेगा। 10 मोल का जल का द्रव्यमान निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ग्राम इसका आंसर आएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है हमारा, उदाहरण के साथ परिभाषित करें। ए नंबर है संयोजकता और बी नंबर है संभारिक। ए नंबर संयोजकता, तो इसका आंसर होगा तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम का जो है परमाणु संख्या 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLM कोष में करते हैं तो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अंतिम जो इसका इलेक्ट्रॉन है यानी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अक्रिय गैस नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर जो है बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सोडियम का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अगला है संभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। तो संभारिक वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान अर्थात भार एक ही होते हैं किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारिक कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आर्गन का जो है परमाणु संख्या होता है 18, पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 21, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। लेकिन ये तीनों संभारिक हैं क्योंकि इन तीनों परमाणु का भार जो है 40 होता है। 13th नंबर क्वेश्चन है हमारा, टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा कि टीके प्रतिरक्षा प्रणाली को तेजी से और अधिक प्रभावी तरीके से संक्रमण का मुकाबला करने में मदद करती है। जब आपको टीका लगाया जाता है तो यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को चिंगारी या फिर विकास की ओर ले जाता है। इस प्रकार शरीर को वायरस से लड़ने और याद रखने में मदद करता है ताकि भविष्य में आक्रमण की स्थिति में यह उस पर हमला कर सके। जैसे हमारा कोरोना का टीका होता है वो क्या होता है, संक्रमण का मुकाबला करने में मदद करता है और उस टीके को लगाने से क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में हमारा जो है वो एक तरफ विकास की ओर लेके जाता है और शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करता है और याद रखने में भी मदद करता है कि भविष्य में अगर ऐसा कोई आक्रमण की स्थिति आती है तो उस पर हमला कर सके। 14th नंबर क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जंतु अपनी नाइट्रोजन संबंधी जरूरतों के लिए वनस्पति पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इनका रूपांतरण उपयुक्त जैविक यौगिक में करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसमें जो है राइजोबियम हमारा एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। सेक्शन सी में आपका जो है टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 5-5 मार्क्स के हैं, यानी टोटल आपके 15 मार्क्स इस सेक्शन से हो जाएंगे।
हमारा पहला क्वेश्चन है इस सेक्शन का और क्वेश्चन नंबर 15 है यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके दो प्रकार क्या हैं और 15 केजी दरमियान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका आंसर होगा कि यांत्रिक ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा जोड़ गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और इसके दो प्रकार निम्न हैं। पहला है स्थितिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। हमारा यहाँ जो m है ये हमारा दरमियान है वस्तु का, g हमारा गुरुत्व त्वरण है और h हमारा हाइट है। अगला है गतिज ऊर्जा, तो किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसके गति के कारण से होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m हमारा दरमियान है वस्तु का और v हमारा वस्तु का वेग है। अब जो हमारा है 15 केजी दरमियान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा के लिए हमारा जो है m यानी वस्तु का दरमियान 15 केजी दिया हुआ है और वेग दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसको जब हम लोग बिठाएंगे यहाँ पर 1/2 और m की जगह पर 15 और v² यानी 4 × 4, जब इसको गुना और भाग करेंगे तो 120 जूल हमारा जो है गति ऊर्जा आंसर आएगा। 16th नंबर क्वेश्चन है हमारा, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में ये कितनी बार कंपन करेगा। तो हमारा जो है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परिसर हमारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है और आवृत्ति, किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। तो आवृत्ति हमारा 100 हर्ट्ज दिया है तो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या हो जाएगी 100 और 1 मिनट में कंपनों की संख्या, तो 1 सेकंड में हमारा 100 है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 60 × 100 यानी 6000 बार ये कंपन करेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों का तुलना करना है। तो इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। दूसरा अंतर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के दरमियान का 1/1840वां भाग होता है, जबकि जो है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के दरमियान के बराबर होता है। तो प्रोटॉन का दरमियान जो है हाइड्रोजन के एक परमाणु के दरमियान का 1.07335 के बराबर होता है, अर्थात जो है हाइड्रोजन परमाणु दरमियान के बराबर होता है। तीसरा अंतर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों पर चक्कर लगाते हैं, जबकि जो न्यूट्रॉन है वो नाभिक में स्थित होते हैं और प्रोटॉन भी नाभिक में स्थित होते हैं। चौथा अंतर हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल ई से, जबकि जो है न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है और प्रोटॉन को ई से प्रदर्शित किया जाता है। इन सभी चार अंतरों को जो है आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इस प्रकार से दर्शाकर यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर करके इस तरह से आप अंतर को एक डायग्राम की तरह बना के, एक ब्लॉक डायग्राम की तरह बना के दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बी का आंसर है, हाइड्रोजन के समस्थानिक HDT के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को संबंधित करें या फिर सारणीबद्ध करें। तो प्रोटियम जिसे H से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम जिसे D से डिनोट करते हैं और ट्रिटियम जिसे हम लोग T से डिनोट करते हैं। तो इसका जो है प्रोटियम का परमाणु भार 1 होता है, प्रोटॉन का संख्या भी 1 होता है और इसमें न्यूट्रॉन का संख्या 0 होता है और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 1 ही होता है। ड्यूटेरियम में जो है परमाणु भार 2 होता है, प्रोटॉन का संख्या 1 होता है, न्यूट्रॉन का संख्या 1 होता है और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 1 ही होता है। ट्रिटियम में जो है परमाणु भार 3 होता है, प्रोटॉन का संख्या 1 होता है, न्यूट्रॉन का संख्या 2 होता है और इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 ही होता है। हमारा जो है सब में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 ही होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 ही होता है। न्यूट्रॉन का संख्या जो है बढ़ने के कारण इसका परमाणु का भार अलग अलग हो जाता है। ये हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। आप लोग जो हैं इसको इस प्रकार से भी सारणीबद्ध कर सकते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पर जो है दरमियान संख्या, परमाणु संख्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या को इस प्रकार आप सारणीबद्ध कर सकते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन है हमारा, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, इसका आंसर होगा कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम अपक्षय की प्रक्रिया से शुरू होती है। अपक्षय या अपरदन के कारक को
के कारण चट्टानों में विघटन होता है। चट्टान के अपक्षयित पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेश हो जाता है। वर्षा वाले क्षेत्र में इन रंध्रों में जल प्रवेश कर जाता है, जिससे इनमें कई निकृष्ट पौधे जैसे काई, लाइकेन उगने लगते हैं। इन निक्षेपों के अंदर कई सूक्ष्म जीवों भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। चट्टान जो है उसमें अपक्षयन होता है, अपरदन के कारण जो है उसमें और रंध्र कुछ बन जाते हैं, उसमें वायुमंडलीय गैस आ जाता है और उसके बाद उसमें जो है उस रंध्र में जल प्रवेश करता है और उसके बाद उसमें जो है कई प्रकार के पौधे, लाइकेन उगने लगते हैं। इसके कारण उसका जो है निक्षेपों में कई अंदर सूक्ष्मजीव आश्रय प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद जो है जीव एक पौधे के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में सूक्ष्म घास एवं फर्न की वृद्धि होती है। बाद में पक्षियों द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियां उगने लगती हैं। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती है। बिल लगाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों का अंबार छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, संक्रमण के कारक एवं उनसे बचाव के उपाय को लिखे। तो इसका आंसर होगा संक्रमक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित होता है। इसका कारक है वायु द्वारा, जल द्वारा और रोगग्रस्त या रोगवाहक पशु या मनुष्य संक्रमण के कारण होता है। वायु द्वारा कैसे होता है? तो खांसने और छींकने से होता है। जल द्वारा दूषित पानी पीने से होता है। और संक्रमण से बचाव के उपाय जो हैं ये हमारे हैं, हाथ धोएं, निजी स्वच्छता से जुड़ी अच्छी आदतें अपनाएं, रोगी से जुड़े स्थानों को साफ रखें, संपर्क से बचें, रोगी के संपर्क से बचें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।